नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी सुराज यात्रा अब पन्ना जिले में आ चुकी है और पन्ना जिले की एक तहसील देवेंद्र नगर में अभी हम हैं और हम आपको बता दें कि पन्ना जिले में ये गुनौर तहसील और देवेंद्र नगर तहसील, इन दो तहसीलों को मिला के एक जो है विधानसभा बनी हुई है, वो है गुनौर विधानसभा। हम सुराज देखने निकले हैं, हम गुड गवर्नेंस देखने निकले हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं संस्कृत महाविद्यालय में और ये संस्कृत महाविद्यालय देवेंद्र नगर में है। लोग ऐसा बताते हैं कि 1950 से 60 के दशक में यहाँ पे एक अनाज मंडी हुआ करती थी और ये अनाज मंडी में ही लोग थोड़ा थोड़ा अनाज दान करके और एक संस्कृत की पढ़ाई के लिए एक विद्यालय शुरू किया। तो यहाँ पे जो ये महाविद्यालय बना वो इस मंदिर के ही एक पुजारी थे, संत थे, उन्होंने इन सबको मोटिवेट किया और गांव वाले और सब इस नगर के लोग मिलके, और किसी ने ईंट दी, किसी ने सीमेंट दी, किसी ने पत्थर दिया और इस सब सहयोग से ये महाविद्यालय तैयार हुआ। और देव भाषा भी कही जाती है संस्कृत, तो इस मायने में अगर देखें तो हमारे भारत में जो है इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि इस विद्यालय का विकास क्यों नहीं हुआ। तो विकास ना होने की वजह सबसे पहले यही है कि व्यावसायिक जो है पाठ्यक्रमों के लिए, व्यावसायिक पढ़ाई के लिए ज़्यादा जोर सरकारों का हमेशा रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान बहुत कम जा पाया है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सागर संभाग का इकलौता संस्कृत महाविद्यालय है। हमें पता चला है कि विधायक निधि से यहाँ पे एक भवन अभी बनाया गया है, जिसकी हालत भी हम शायद आपको दिखाते हैं कि वो किस हालत में है। इसमें वो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सुंदर भाषा होती है, इतनी मृदु भाषा होती है कि जिसको सुनकर ही आनंद आने लगता है। ऐसी एक भाषा है जिसके प्रचार प्रसार का काम सरकारों को करना चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका लोकार्पण जो है 13/1/2003 को हुआ था और पुरुषोत्तम राणा जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी अध्यक्षता जो है माननीय सुश्री कुसुम सिंह मेहदले, जो उस समय वर्तमान में पन्ना विधायक हुआ करती थी। तो इस भवन की भी हालत दिखा देते हैं आपको। और ये भवन बनाया गया जो अब लगभग जर्जर है, चूँकि पुराना भवन है और सरकारी भवन है, तो 2003 में बना और यहाँ पे कक्षाएँ लगती हैं और इस हालत में है ये भवन कि बरसात के दिनों में भी यहाँ टपकता होगा ये भवन। आपको हम दिखा दें छत की हालत, तो छत में भी पूरी तरह से इसकी छत खराब हो चुकी है और बाकी यहाँ पे टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई है। मैं उस पर आपका ध्यान भी आकृष्ट कराऊंगा, लेकिन आप इसको देखें कि इस भवन की हालत सिर्फ 20 सालों में ही पूरी तरह से जर्जर होने की अवस्था में आ गई है। हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर जो बहुत पुराना है, पुरुष और महिला शौचालय भी है और हमें पता चला है कि इस महाविद्यालय में लगभग 250 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 6 ऊपर कमरे हैं और उतना ही लगभग नीचे होंगे। जहां पुरानी बात करें तो ये पुराना मंदिर हुआ करता था और इसी मंदिर में पहले छात्रावास बनाया गया था और आप ये दरवाज़ा देख रहे होंगे और इस तल घर में ही कमरे बने हुए हैं और उसमें पहले छात्र रहते थे और यहीं शिक्षा लेने का काम करते थे, अध्ययन अध्यापन का काम करते थे। तो इस तरीके की ये व्यवस्था थी। सिर्फ एक मंदिर और मंदिर के ही अंदर बहुत सारे कमरे और उसमें छात्र रहते थे। और एक मंदिर अभी ये हाल ही में बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए किसने सहयोग दिया, यहाँ से हम बात करेंगे। तो ये मंदिर किस जो है भगवान के लिए बना? ये भोलेनाथ हमारे पुरखन लोग ने दिया था। ये अचल संपत्ति पूरी मोहबेगढ़ के थे हमारे पुरखन। नहीं, तो ये यहाँ शिव जी का मंदिर था? ये शिव जी का मंदिर है और नीचे यहाँ गुरुकुल हुआ करता था? यहाँ जो है तो और पहले पुराने में से इंदारा था नीचे, वो इंदारा फिर भट, इंदारा मतलब बड़ा कुआं। हाँ। अब यहाँ की सब व्यवस्था सरकार नहीं देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब अव्यवस्था है। यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। भगवान का मंदिर और ये जो कचरा फैला है ये तमाम सब साफ हो जाए हैं। मेरी ये कहना है कि जब भगवान ही बैठे हैं, धर्म का काम करवा रही है सरकार, तो यहाँ पूरा सुरक्षा होना चाहिए ग्राउंड पूरा। क्योंकि सरकारें तो बहुत बात करती हैं, धर्म के लिए बहुत काम हो रहा है। आपके क्षेत्रीय जो है प्रतिनिधि जो है, नेता हैं, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता? उनका ध्यान कहाँ जाता है?
ध्यान करना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मेरी विनती है उन लोगों से कि ध्यान करें यहाँ का। और पानी का स्रोत यहाँ आसपास कोई नहीं है, तो ये कुआं ही उस ज़माने में हुआ करता था। बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको यहीं के एक कुशवाहा परिवार ने इस ज़मीन को दान दिया था और आप इसमें शिक्षा अध्ययन अध्यापन का काम करवाइए। तो इसी उद्देश्य से ये शुरू हुआ था, क्योंकि संस्कृत की मान्यता भी बहुत है और संस्कृत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाती है। जब आप धर्म की बात करते हैं, जब आप परंपरा की बात करते हैं, जब आप कर्मकांड की बात करते हैं, और तो उसके लिए संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। इसलिए इसको लगातार हमें पालते पोसते रहना पड़ेगा और इसको समृद्ध करने के लिए सरकारों को भी प्रयास करना पड़ेगा। ये आप वो पेड़ देख रहे हैं, लगभग ये 100 साल पुराना पेड़ है। बहुत शांत और बहुत व्यवस्थित जगह लग रही है और आसपास, और पीपल के पेड़ में आप जानते भी हैं कि 24 घंटे की ऑक्सीजन होती है, दिन भर यहाँ ऑक्सीजन मिल सकती है। तो इतना सुंदर तरीके से पहले के लोग रहा करते थे। जहाँ इतनी बातें हो रही हैं, सरकार धर्म की बात कर रही है लगातार हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान 80% हिंदू आबादी का देश है और ये आंकड़े हमारे पास तो नहीं हैं परफेक्ट, लेकिन हमारे नेता कहते हैं 80-20 की बात है, तो इसलिए भी ये जरूरी भाषा हो जाती है। तो यहाँ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़े बड़े महाविद्यालयों की घोषणा हो रही है, व्यावसायिक शिक्षा की ओर सरकारों का ध्यान बहुत ज़्यादा है। उस दृष्टि से अगर देखें तो इस महाविद्यालय में कुछ भी काम नहीं हुआ है, आप कैसे देखते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को सामने रखा है। यहाँ पे कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की भी पढ़ाई होती है और आपके आगे की जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसको कि हम संस्कृत में शास्त्री और आचार्य कहते हैं, उसकी भी पढ़ाई होती है। अब आपने प्रश्न पूछा कि अन्य महाविद्यालयों की तुलना में इस महाविद्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ है, तो हमें थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। जब मैंने इस महाविद्यालय को ज्वाइन किया था तो यहाँ इससे भी स्थिति थोड़ी कम थी, किंतु सरकारों ने थोड़ा ध्यान दिया, हम लोगों ने कुछ लिखा पढ़ी की और उनको अवगत कराया कि पूरे मध्य प्रदेश में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय केवल 9 ही हैं। समय बदलता गया, लोगों की अपेक्षाएं बदलती गईं, वो अपनी संस्कृति को भूलते गए, तो उनको शायद लगा कि संस्कृत से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, तो उन लोगों की प्रवृत्तियां दूसरी तरफ हुई। लेकिन तो जो लोग लगे रहे कि नहीं हमारे संस्कृत में सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसा कहा है कि संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किन्न विद्यते, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संस्कृत में नहीं है। जितने भी शासकीय संस्कृत महाविद्यालय हैं 9 ही हैं, तो 9 महाविद्यालयों में यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए, कम से कम 250 से 300 या 500 तक के छात्र वहाँ रह करके और अपना विधिवत अध्ययन करें। देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जहाँ व्यावसायिक शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और बच्चे भी उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है पूरे विश्व में जो है डिजिटल अब युग आने वाला है, हम ये पूछना आपसे चाह रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा लेने से इतर अगर बात करें तो संस्कृत में क्या करियर है लोगों का, बच्चों का क्या करियर बन सकता है? देखिए, संस्कृत का सबसे बड़ा करियर की यदि बात करें तो यही है कि सबसे पहले तो उसको अपने में संतुष्टि मिलती है। आप कोई भी विद्या अध्ययन कर लीजिए, आप पैसा कमा सकते हैं, हो सकता है कि आप एक स्थिति पर नाम भी कमा सकते हैं, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि है और जो शांति का अनुभव है वो आपको उधर व्यावसायिक शिक्षा में नहीं होगा। अब संस्कृत से कैसे जीवन यापन होगा, तो इसके मोटे मोटे उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने भी गुरुकुल पद्धति से अध्ययन किया है और आज एक प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। तो एक भूमिका तो सबसे पहले यही होती है कि संस्कृत का अध्ययन हम स्वयं को सीखने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। इसका मतलब हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत के जो छात्र हैं वो बहुत ही आराम से और बहुत ही उच्च स्तर तक जा सकते हैं। कि उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान वो एक विशेष परीक्षा कराता है और उसमें केवल संस्कृत के ही छात्र बैठते हैं और वे उसके माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हमारी जो सेना होती है, आर्मी वगैरह, उसमें एक धर्मगुरु की पोस्ट होती है। धर्मगुरु के लिए भी संस्कृत का ज्ञान और संस्कृत की पढ़ाई होती है, आवश्यक है। एक हमारे जीवन में सभी लोग जानते हैं कि हमको 16 संस्कार करने होते हैं। 16 संस्कार को कराने के लिए एक कोई व्यक्ति भी होता है जिसको कि उनके बारे में जानकारी होगी, और वो जानकारी किसको होगी? किसी संस्कृतज्ञ को होगी। मतलब कर्मकांड की बात जी, मैं कर्मकांड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और क्षेत्र आपका बचता है, दूसरे को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना।
इस लाइन में आप देखिए जितने हमारे कथा प्रवक्ता हैं, तो जो प्रेरणा का काम है, दूसरों को सही रास्ता दिखाने का जो काम है, वो भी कोई संस्कृतज्ञ ही कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति व्यावसायिक मार्ग की तरफ ही जाए, वो इन मार्गों से भी अपना वृत्ति का यापन कर सकता है। तो बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने समय दिया। और हमारी यात्रा है और आगे चलती रहेगी। अभी हम देवेंद्र नगर में हैं, इसके बाद हम दूसरे जिले में होंगे। बहुत धन्यवाद।